आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगी। हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा नर्सिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ आज की जो थ्योरी है इसका नाम क्या है? इसका नाम नर्सिंग नीड थ्योरी है, ठीक है। इसको किसने पेश किया था? इसको वर्जीनिया हेंडरसन ने पेश किया था। आप वर्जीनिया हेंडरसन की पिक्चर जो है देख सकती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम वर्जीनिया हेंडरसन था, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको नर्सिंग नीड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन, मतलब वर्जीनिया हेंडरसन की जो बायोग्राफी है उस पर हम रोशनी डालेंगे, ठीक है। उनकी जो ज़िंदगी है उस पर रोशनी डालेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे और क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने जो थी वो हासिल की थी। इसके अलावा वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी के मेजर एजम्पशंस क्या है, बुनियादी नकात क्या है, ठीक है। इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने किस चीज़ के बारे में बातें की है तो उस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा एलाबोरेट वर्जीनिया हेंडरसन 14 बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट। वर्जीनिया हेंडरसन ने पेशेंट के जो 14 बेसिक नीड्स पर रोशनी डाली थी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो 14 बेसिक नीड कौन कौन से है, ठीक है। इसके अलावा हम वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी के जो मेजर कंसेप्ट है जिसको हम मेटा पैराडाइम कहते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को हम मेस्लो नीड बेस हायरार्की थ्योरी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है सेम है, कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को हम कैसे नर्सिंग प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में डिटेल के साथ बात होगी। आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। इसलिए मैं आपको लेक्चर के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, इसलिए आप लोगों ने अपने साथ इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी। बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरीज, मतलब जो वर्जीनिया हेंडरसन थी इनकी बायोग्राफी पर अब हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्जीनिया एविनल हेंडरसन वाज बोर्न ऑन 30 नवंबर 1897 इन कैंसस सिटी मिसूरी, ठीक है। इसी तरह से एमसीक्यूज में आपको कह सकते हैं कि वर्जीनिया हेंडरसन का जो फुल नेम है वो क्या था। तो वर्जीनिया हेंडरसन का फुल नेम जो है वर्जीनिया एवेनल हेंडरसन है, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश 30 नवंबर 1897 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिसूरी की एक कैंसस सिटी, मिसूरी की एक शहर जिसका नाम क्या है, कैंसस है, यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। ये सारे पॉइंट मैंने जो एमसीक्यूज बनाए हैं उसमें लिखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने वो लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और हर एक चीज़ का आपको खुद ही पता चलेगा कि ये चीज़ें हमने स्लाइड्स में पढ़ी हुई है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। Virginia Henderson did her diploma in nursing from Army School of Nursing at Walter Reed Hospital, Washington DC 1921। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग में अपनी डिप्लोमा जो है 1921 में किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग, आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग से किया था। ये कहाँ पर वाक़या है? ये वाल्टर रीड हॉस्पिटल में वाक़या है जो कि वाशिंगटन में है, ठीक है। इसी तरह से शी डिड हर बैचलर्स डिग्री इन 1932। इसी तरह से इन्होंने नर्सिंग में अपनी जो बीएसएन है इसको 1932 में कंप्लीट किया था। इसके अलावा नर्सिंग में इन्होंने मास्टर की डिग्री जो है 1934 में कंप्लीट की थी। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए और रहने चाहिए, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, सही है।
इसी तरह से अगर हम मज़ीद इनकी लाइफ पर रोशनी डालें तो हमें पता चलता है कि शी वाज अ नर्सिंग एजुकेटर, थ्योरिस्ट, रिसर्चर एंड एन ऑथर। ठीक है, वर्जीनिया हेंडरसन सिर्फ नर्स नहीं थी, बल्कि ये एक नर्सिंग एजुकेटर थी, थ्योरिस्ट थी, रिसर्चर थी और एक ऑथर थी, मतलब मुसन्निफ थी जो कि राइटिंग किया करती थी। ठीक है, इसके अलावा नीट थ्योरी इज़ हर वेल नोन अचीवमेंट। वर्जीनिया हेंडरसन को जिस थ्योरी की वजह से शोहरत मिली है, उस थ्योरी का नाम क्या है? वर्जीनिया हेंडरसन नीट थ्योरी। ठीक है, जिसको हम नीट थ्योरी कहते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। इस थ्योरी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी। हेंडरसन इज़ आल्सो नोन एज, इसी तरह से हेंडरसन के भी कुछ अलकाबात है। ठीक है, जो कि इनकी खसूसियात की वजह से इनको दिए गए थे, जैसे कि हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो अलकाबात है उसके बारे में पढ़ा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग थ्योरिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी उनको जो है माना जाता है। इसके अलावा उनको एक खिताब दिया गया था जिस जो कि क्या है, लेडी विद द लैम्प, ये उनको खिताब दिया गया था, जो कि हमने कल काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन को भी कुछ खिताब मिले हैं, जिसमें पहले नंबर पर इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की नाइटिंगेल के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा द फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग की पहली खातून का जो क्या कहते हैं खिताब इनको मिला है। इसके अलावा मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग, ये खिताब भी जो है इनको मिला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट सिंपल पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको स्टोरी की तरह से याद करना है। ठीक है, कहानी की तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है कि एक नर्स थी जिनका पूरा नाम जो है वर्जीनिया एविनार हेंडरसन थी। इनकी पैदाइश 30 नवंबर 1871 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मिसूरी की एक शहर कैंसिस में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, ये एक मुसन्निफ भी थी, रिसर्चर भी थी, नर्सिंग एजुकेटर भी थी और थ्योरिस्ट भी थी। तो इस अंदाज में आप लोगों ने इस नर्सिंग थ्योरीज को क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली अगर आप नर्सिंग थ्योरी के पेपर्स देखे, पास पेपर, तो इंतहाई आसान एमसीक्यूज़ इससे आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने एक नज़र अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो। In 1937, 1937 में क्रिएटेड अ बेसिक नर्सिंग करिकुलम फॉर द नेशनल लीग फॉर नर्सिंग। ठीक है, इसी तरह से 1937 में इन्होंने नर्सिंग के लिए एक नर्सिंग करिकुलम जो है तैयार किया था, जिसमें इन्होंने नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से एक पूरा प्लानिंग जो है वो दिया था कि किस तरह से हमने नर्सिस को एजुकेशन देनी है और उस एजुकेशन में हमने क्या क्या नर्सिस को जो है पढ़ाना है, उनको सिखाना है। तो ये एक करिकुलम इन्होंने क्या किया था, तैयार किया था। इन 1939 शी रिवाइज्ड हार्मर क्लासिक टेक्स्ट बुक of nursing for its fourth edition and later wrote the fifth edition incorporating her personal definition of nursing। ठीक है, इसी तरह से 1939 में वर्जीनिया हेंडरसन ने अपना एक टेक्स्ट बुक जिसका नाम हार्मर क्लासिक था, ठीक है, उसकी फोर्थ एडिशन जो है इन्होंने क्या की थी, तैयार की थी और फिर बाद में उन्होंने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया, इसकी फिफ्थ एडिशन तैयार की, जिसमें इन्होंने अपनी नर्सिंग की जो डिफिनीशन है वो भी मेंशन की हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे देखें तो शी joined Columbia as a member of the faculty where she remained until 1948। इसी तरह से इन्होंने फिर बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया फैकल्टी के तौर पर, मतलब एज ए लेक्चरर के तौर पर, और वहाँ पर 1948 तक रही। ठीक है, इन 1955 में पब्लिश हर डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग इन अ टेक्स्ट बुक्स called the Principle and Practice of Nursing। इसी तरह से 1955 में इन्होंने नर्सिंग की जो डिफिनीशन है अपने एक बुक में शाया किया और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग था। ठीक है, इन 1966 में शी क्लैरिफाइड हर डिफिनीशन इन द बुक नेचर ऑफ नर्सिंग। फिर 1966 में इन्होंने मज़ीद नर्सिंग की जो डिफिनीशन है इसकी वजाहत की और किस बुक में की थी, नेचर ऑफ नर्सिंग टाइटल
नेचर ऑफ नर्सिंग के नाम से एक बुक था इनका, जिसमें इन्होंने नर्सिंग की डिफिनीशन की थी, क्लेरिफाई किया था नर्सिंग को। सिग्मा थीटा टॉ इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी इज नेम इन हर ऑनर, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो सिग्मा थीटा और टॉ इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को वर्जीनिया हेंडरसन के नाम पर इसको जो है रखा गया है, इस लाइब्रेरी का नाम। और क्यों रखा गया है? क्योंकि वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दिए थे, तो इसके बेस पर इनका नाम जो है, लाइब्रेरी का जो नाम है वो इनके नाम पर जो है रखा गया है, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? सर समझ आ रही है, प्लीज थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ाएं, नोट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। शी रिसीव ऑनर डॉक्टरल डिग्रीज फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। इसी तरह से इन्होंने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से फिर और ऑनररी डॉक्टर डिग्री जो है ये हासिल की। इसके अलावा शी वर्क एज अ रिसर्च एसोसिएट एट येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा शी डाइड ऑन 19 मार्च 1996। इनकी वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात जो है 19 मार्च 1996 में हुई थी, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ जो है ये आप लोगों को हर थ्योरिस्ट की याद होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग की डिफिनीशन हर एक थ्योरिस्ट ने अपने अंदाज से की है, सो वो डिफिनीशन आप लोगों को याद होने चाहिए, और ये भी साथ में आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन सी डिफिनीशन कौन से थ्योरिस्ट ने की है, ठीक है। तो उनके नाम जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग। वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी है उसमें नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है, तो उस डिफिनीशन को अब हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। शी डिफाइन नर्सिंग एज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज टू असेस द इंडिविजुअल सिक और वेल in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would perform unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible। इंतहाई सिंपल डिफिनीशन इन्होंने नर्सिंग की है। इन्होंने नर्सिंग की डिफिनीशन कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो नर्सिस होते हैं इनका ये काम होता है कि इन्होंने हर उस इंसान को क्या करना होता है, उनकी मदद करनी होती है, उनको हेल्प करना होता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी होती है उस वक्त तक जिस वक्त तक ये लोग जो है इतने काबिल ना हो जाए कि ये खुद से अपने काम करने लगे और ये फिर मज़ीद दूसरे लोगों पर जो है वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। समझ आ गई आपको इस डिफिनीशन की? सर दोबारा बता दें। अच्छा जी, दोबारा से बता दूँ। देखिए, वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है, जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया ये डिफिनीशन, तो इस डिफिनीशन में बेसिकली वर्जीनिया हेंडरसन ये कहती है कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें नर्सिस का यूनिक फंक्शन ये होता है कि इन्होंने उन तमाम लोगों को क्या करना होता है, असिस्ट करना होता है। असिस्ट से मुराद उनकी मदद करनी होती है, उनको सपोर्ट करना होता है उन तमाम एक्टिविटीज़ में जो कि वो बज़ाते खुद नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और उस वक्त तक इन लोगों को सपोर्ट करना होता है जब तक ये लोग इस काबिल ना हो जाए, इनमें खुद से इतनी स्ट्रेंथ
इतनी वेल और नॉलेज इनके पास ना आ जाए कि ये खुद से अपने काम करने लगे और ये लोग जो है मज़ीद दूसरे लोगों पर इन्हिसार ना करे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। तो ये डिफिनीशन वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग की थी, ठीक है। ठीक है सर। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, ज़ाहिर बात है पेशेंट है तो पेशेंट को पेशेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा के जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको वैसे नहीं कर पा रहा होता जैसे कि वो नॉर्मली करता था। तो अब नर्सिस का काम ये है कि नर्सिस ने अब उन पेशेंट को क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा, उनके काम करने में उनकी मदद करनी होगी और नर्सिस जो है वो उस वक़्त तक पेशेंट को सपोर्ट करेंगे जब तक पेशेंट में खुद से इतनी ताकत पैदा ना हो जाए कि वो खुद से अपने काम करने लगे, खुद से जो है अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो पूरी करने लगे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। और ये डिफिनीशन किसने की थी नर्सिंग की? ये डिफिनीशन वर्जीनिया हेंडरसन ने की थी, ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन का पूरा नाम क्या है? किसी को याद है? वर्जीनिया एविनल हेंडरसन। हाँ जी, बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी गुड, वर्जीनिया एविनल हेंडरसन। तो ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। मेजर इज़म्पशन, वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी में इन्होंने जो बुनियादी बातें बताई थी, जो बुनियादी कंसेप्ट था इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन का, तो उस पर अब हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात इन्होंने अपनी थ्योरी में जो की थी वो ये की थी कि नर्सिस केयर फॉर पेशेंट until nurses care for patient until they can care for themselves once again although not precisely explain। वही बात है जो कि हमने डिफिनीशन में की थी कि नर्सेस जो है उस वक्त तक अपने पेशेंट का ख्याल रखेंगे जब तक पेशेंट खुद इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से अपना ख्याल रखना शुरू करे, ठीक है। तो ये पहली बात वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी थ्योरी में की थी, लेकिन इस बात की वजाहत इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं की थी, ठीक है। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया था कि नर्सिस किस तरह का केयर अपने पेशेंट को देंगी और कब तक देंगी, ये वजाहत इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि नर्सिस का काम ये है कि ये अपने पेशेंट को उस वक्त तक सपोर्ट करेंगे, उस वक्त तक उनके नीड्स पूरे करेंगे जब तक पेशेंट जो है खुद इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से अपनी ज़रूरियात पूरी करना शुरू करे। दूसरी बात इन्होंने जो की थी वो ये की थी कि दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि शी assumed that patient desire to return to health but not explicitly stated। इन्होंने दूसरी बात पेशेंट के हवाले से ये की थी कि हर एक पेशेंट, हर एक मरीज़ जो है उनकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा से सेहतमंद हो जाए, लेकिन इस बात का इजहार जो है वो खुद से नहीं करते, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि शी आल्सो एज्यूम दैट नर्सेज आर विलिंग टू सर्व and that nurses will devote themselves to the patient day and night, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि नर्सेज जो है इन्होंने अपने आप को अपने पेशेंट के लिए सर्व करना होगा, ठीक है। और चाहे वो सर्विंग जो है डे नाइट हो, तो डे नाइट जो है नर्सेज अपने आप को क्या करेंगे? अपने पेशेंट की खिदमत के लिए अपने आप को सर्व करेंगे और पेशेंट की जो ज़रूरियात हैं, उनके जो नीड्स है, उनकी जो केयर है वो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो चौथी इम्पोर्टेंट बात वर्जीनिया हेंडरसन ने की थी कि वो ये की थी कि a final assumption is that nurses should be educated at the university level in both art and science। बहुत ही इम्पोर्टेंट assumption है लास्ट वाले पॉइंट में वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात की थी कि जितने भी नर्सेज
है, ठीक है, जितनी भी नर्सिंग स्टाफ है, तो तमाम नर्सिंग स्टाफ को एजुकेटेड होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, चाहे वो आर्ट हो या साइंस हो। आर्ट से मुराद ये है कि इनको हर तरह के स्किल्स आने चाहिए, और साइंस से मुराद ये है कि ये लोग जो काम भी कर रहे हैं तो उनके बारे में इनको उसके बारे में इनको जो है मालूम होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि जो केयर मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ या मैं अपने पेशेंट के साथ जो कर रहा हूँ, इससे मेरे पेशेंट पर क्या असरात पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में नर्सिस को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये वो इम्पोर्टेंट मेजर इजम्पशन है जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी थ्योरी में हाईलाइट किए थे। हेंडरसन आल्सो बिलीव दैट mind and body are inseparable and are interrelated। वर्जीनिया हेंडरसन ने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी की थी कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो जिस्म है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये इनसेपरेबल मतलब ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटर कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ इसका एक गहरा ताल्लुक है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वर्जीनिया हेंडरसन ने की थी, ठीक है। अगर इस बात को हम थोड़ी-सी गौर से देखें और इस पर हम थोड़ा-सा सोचें, तो इस बात का करने का बेसिक जो मकसद था वर्जीनिया हेंडरसन का, वो ये था कि इंसान जैसे सोचते हैं, वैसा ही उनकी बॉडी में उस तरह की जो फीलिंग्स है, उस तरह के जो कंडीशन है, वो पैदा होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक आम बंदा है, ठीक है? आप एक आम बंदे को सिर्फ़ मिसाल के तौर पर उनके सामने जो है एक सिरंज को जो है डिस्टिल वाटर से फिल कर ले और फिर उनको कहें कि इस सिरंज में जो है मैंने जहर डाला हुआ है, ठीक है। हकीकत में वो पानी होता है, लेकिन आपने उनको ये शो किया कि ये जहर है, ठीक है, और आपने फिर उनको इंजेक्ट कर लिया। तो आपने तो रियल में पानी इंजेक्ट किया हुआ है, लेकिन अब वो बंदा जो है वो ऐसा सोचेगा कि इस नर्स ने तो मेरे अंदर जो है ज़हर को इंजेक्ट किया हुआ है और अब मेरी बॉडी में जो है इसका रिएक्शन होगा और अब मैं मरूँगा। तो उसके सोचने की वजह से वो पानी जो है वो ज़हर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी जो है उस पानी से ज़हर बना लेता है और इस तरह से उसको नुकसान पहुँच जाता है। तो इस वजह से वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात कही थी कि लोगों का जो माइंड है और उनकी जो बॉडी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि इनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम मज़ीद देखें तो वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी है, तो इसके 14 कंपोनेंट्स हाईलाइट किए थे इस थ्योरी में, और वो 14 कंपोनेंट्स क्या है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसमें पहले नंबर पर आता है ब्रीथ नॉर्मली, कि आपके पेशेंट जो है अगर वो एबनॉर्मल हो, ठीक है, अगर उनकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो एबनॉर्मल है, तो नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट को ऐसी केयर प्रोवाइड करे जिससे उनकी जो ब्रीथ है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात वर्जीनिया हेंडरसन ने ये कही थी कि ईट एंड ड्रिंक एडिक्वायरली। जब आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे हो तो केयर के दौरान आप अपने पेशेंट की जो ग़िज़ा है उसका ख़्याल रखिए, जो लिक्विड कंजम्पशन है उसका जो है प्रॉपर ख़्याल रखें। तो इस तरह से उनमें मल की कमी जो है वो नहीं होगी, ठीक है, वो मल का शिकार नहीं होंगे और वो डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। इसके अलावा एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, पेशेंट की जो बॉडी वेस्ट है, ठीक है, उनको अगर एलिमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो एलिमिनेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और उनकी जो एलिमिनेशन नीड्स है वो पूरी किए जाए टाइम पर, उसका ख्याल रखा जाए। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, पेशेंट को जो है एक ही पोजीशन पर हम ज़्यादा टाइम के लिए ना रखें, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को जो है प्रेशर अल्सर जो है काज हो सकता है। तो इसलिए नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वक्तन फ़वक्तन पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करते रहे और उनकी जो साइड है वो चेंज करते रहे, ताकि पेशेंट को किसी किस्म का प्रेशर अल्सर जो है वो ना हो। इसी तरह से जो अगली बात वर्जीनिया हेंडरसन ने की थी वो ये की थी कि
वो ये की थी कि पेशेंट की स्लीप और रेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट की जो स्लीप पैटर्न है वो एबनॉर्मल है, वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा रिकवर होने में। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्सिस के लिए कि वो पेशेंट के इर्द गिर्द के माहौल को क्या रखे, उसको नॉइस फ्री रखे, उसमें किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, किसी किस्म की उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, और इस तरह से पेशेंट जो है वो पूरी स्लीप जो है ले और पूरा आराम दे, जिससे उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी होगी। ठीक है। सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ, ड्रेस एंड अनड्रेस। इसी तरह से पेशेंट को इन्वायरमेंट के मुताबिक हम कपड़े दें, ठीक है। ऐसे कपड़े हम उनको पहनाएं जिससे उनको सर्दी ना लगे, और ऐसे कपड़े हम उनको दें जिससे उनको गर्मी ना लगे, ठीक है। सो सिचुएशन के मुताबिक, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक हम पेशेंट को क्या करें, ड्रेस अनड्रेस किया करें, ठीक है। Maintain body temperature with normal range by adjusting cloth and modifying the environment। वही बात की गई है कि हमने पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है इसको नॉर्मल रखनी है, और जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है तो उसके मुताबिक उनकी कपड़े जो है हम उसको क्या करें, अरेंज करें। कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम एंड प्रोटेक्ट द इंटीगुमेंट, ठीक है। इसी तरह से हम पेशेंट की जो बॉडी है उसको जो है साफ़ सुथरा रखें, ठीक है, और उनको हर तरह के ख़तरे से महफूज रखें, ठीक है। उनके आसपास ऐसे आलात अगर मौजूद हो जिससे उनको ख़तरा पहुंच सकता, जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हम उनसे दूर रखें, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड डेंजर इन द इन्वायरमेंट, अवॉइड इंजरीज अदर। इसी तरह से हमने पेशेंट को भी मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से दूर रखना है, और पेशेंट के हाथों से दूसरे लोगों को भी महफूज रखना है कि दूसरे लोग जो है पेशेंट के हाथों से नुकसान ना उठाए। कम्युनिकेट विद अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फियर एंड ओपिनियन, ठीक है। इसी तरह से हम पेशेंट के साथ ऐसे अंदाज में बातचीत करें, ऐसी अंदाज में उनके साथ हम कम्युनिकेट करें जिससे उनको अपनायत का एहसास हो, और वो फिर हर तरह की अपनी जो ज़रूरियात है, अपने जो इमोशंस है, अपने जो ख़्यालात है, जो भी उनकी नीड्स है वो हमारे साथ आसानी से शेयर कर रहे हो फिर। इसी तरह से वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस सेल्फ फेथ, ठीक है, वंस फेथ। इसी तरह से अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक हिंदू पेशेंट आती है, ठीक है, तो आपने उनके साथ जो है किसी किस्म का गैर मुनसिफाना रवैया जो है नहीं रखना, और उनके जो कल्चर, उनके जो रिलीजियस वैल्यूज़ है उसको कंसीडर करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है क्या करनी है, केयर देनी है। और इसी तरह से जब उनकी मज़हबी इबादत की के टाइम हो तो उस टाइम में उनको जो है हम क्या करें, रिमेंबर भी कराएं, ठीक है। उनको याद कराए कि आपके मतलब मिसाल के तौर पर अगर मुसलमान हैं तो उसको जो है वक्तन फ़वक्तन मतलब नमाज़ों के टाइम बताते रहे, ठीक है। इसके अलावा वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसी तरीके से नर्सिस ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करनी है, जिससे उनको बज़ाते ख़ुद में महसूस हो कि हाँ, हमने कुछ किया है और हमने कुछ अचीव किया है, ठीक है। प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल। हमने जो है पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में क्या करना है, उनको इंगेज रखना है, उनको जो है इन्वॉल्व रखना है। और इसकी वजह ये है कि पेशेंट जो है किसी किस्म की बोरियत का शिकार न हो, किसी किस्म की बोरियत से जो है वो क्या हो, महफूज रहे। इसके अलावा लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरोसिटी टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। इसी तरह से हम अपने पेशेंट को हर तरह की जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो उनको क्या करें, प्रोवाइड करें, ठीक है। और उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको वक्तन फ़वक्तन जो है मॉनिटर करते रहे, और उससे डेटा हासिल करते रहे, ताकि हमें पता चलता रहे कि पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। तो ये वो 14 कंपोनेंट है जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी नीड थ्योरी में इसको हाईलाइट किए थे। अच्छा जी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पर जो पहले फिजियोलॉजिकल यहाँ पर जो अभी हमने 14 पॉइंट्स शेयर किए, तो इस 14 पॉइंट्स में जो पहले पॉइंट्स थे तो वो हमारे साथ कौन से पॉइंट थे, वो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल से मुराद ये है कि बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड पार्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रीथ नॉर्मली, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली, ये भी फिजियोलॉजिकल है। एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, ये भी फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड है। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, ये भी हमारे साथ फिजियोलॉजिकल है। स्लीप एंड रेस्ट, ये भी फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, इससे हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं अगर इसका हम ख्याल ना रखें। इसके अलावा सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम एंड प्रोटेक्ट द इंटीगुमेंट, अवॉइड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर। ठीक है, तो टोटल हमारे साथ कितने फिजियोलॉजिकल नीड्स यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट हाईलाइट किए गए हैं। तो 4 ये हो गए आपके साथ, और 1 2 3 4 5 5 ये हो गए, तो टोटल 9 फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है 14 कंपोनेंट में 9 कंपोनेंट जो है ये आपके पास क्या है, फिजियोलॉजिकल है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 कंपोनेंट में से 9 कंपोनेंट हमारे साथ फिजियोलॉजिकल है। पहले जो कंपोनेंट है, पहले 9 कंपोनेंट ये फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है। इसके अलावा इसके बाद हमारे साथ कौन से कंपोनेंट आते हैं, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड हो, ठीक है, हमारे मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड हो। तो इसमें एक हमारे साथ कम्युनिकेट विद अदर इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड्स, फियर और ओपिनियन। अपनी जो इमोशन, नीड्स, फियर्स और ओपिनियन ये हमारे माइंड से रिलेटेड है ना, तो इसमें एक हमारे साथ ये आ गई साइकोलॉजिकल में। और दूसरी लर्न, डिस्कवर एंड सेटिस्फाई क्यूरोसिटी दैट लीड टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज द अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये दो हमारे साथ क्या है, साइकोलॉजिकल में आती है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आपके पास क्या है, साइकोलॉजिकल है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास 11 कंपोनेंट हो गए। इसी तरह से स्पिरिचुअल एंड मोरल में आपके पास एक कंपोनेंट आता है, मतलब रूहानियत से जो ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, तो पेशेंट को जो है उनके फेथ के मुताबिक जो है उनको डील किया जाए, उनकी केयर की जाए, उन पर किसी किस्म की जो है मज़हब की बुनियाद पर उनके साथ किसी किस्म की क्या कहते हैं, उनके साथ किसी किस्म की जो है वो गैर मुनसिफाना रवैया ना रखा जाए, तो इसका ख्याल रखें। ठीक है, तो स्पिरिचुअल ये एक हो गया, तो टोटल हमारे साथ कितने हो गए, 12 कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह से जो बाकी दो कंपोनेंट है तो ये आपके सोशल कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट, आप ऐसे तरीके से अपने पेशेंट को केयर दे जिससे आपको बजाते खुद ये लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, इसके अलावा प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल, आपने अपने पेशेंट के साथ मिलजुल कर कोलैबोरेटली उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है, ताकि वो किसी किस्म के बोर्डम, मतलब किसी किस्म की बोर्डनेस का शिकार ना हो। ठीक है, तो टोटल 14 कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ कंपोनेंट आर एक्सप्लेन इन वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी, तो तकरीबन 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। एक हमारे साथ फिजियोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल है, सॉरी 4 टाइप है, एक फिजियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एक मोरल या स्पिरिचुअल है, और जो लास्ट वाला है वो सोशियोलॉजिकल है। तो ये 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है इन्होंने क्या किए थे, पेश किए थे, और टोटल जो हमारे साथ कंपोनेंट आते हैं ये चारों को मिलाकर तो 14 कंपोनेंट इससे बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह से मेटा पैराडाइम की अगर हम बात करें, तो मेटा पैराडाइम मैंने आपको
स्टार्ट में ही बताया था कि सबसे पहले आपके पास मेटा पैराडाइम में क्या आता है। सबसे पहले आपके पास पर्सन आता है, फिर पर्सन के बाद आपके पास हेल्थ आती है, हेल्थ के बाद आपके पास नर्सिंग आता है, और नर्सिंग के बाद सबसे लास्ट में आपके पास इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप लोगों ने याद रखनी है। दोबारा बताइएगा प्लीज। पहले हमारे साथ पर्सन आता है, फिर हेल्थ आती है, फिर नर्सिंग आता है, और लास्ट में हमारे साथ इन्वायरमेंट आता है। तो ये आपने याद रखना है ये ऑर्डर। कल मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लेक्चर में आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो उसको आप अपने साथ याद रखिएगा। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है और आए हुए भी है पहले एग्जाम्स में। अच्छा जी, वर्जीनिया हेंडरसन ने पर्सन के हवाले से क्या बात कही थी अपनी थ्योरी में? वर्जीनिया हेंडरसन का पर्सन के बारे में क्या कंसेप्ट था, क्या सोच थी? तो वर्जीनिया हेंडरसन ने ये कहा था कि पर्सन हैव बेसिक नीड्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। हर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होते हैं, और वो बुनियादी ज़रूरियात उसके सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। पहली बात ये कही थी, ठीक है, वर्जीनिया हेंडरसन ने। दूसरी बात क्या की थी? रिक्वायरिंग असिस्टेंस टू अचीव हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस और अ पीसफुल डेथ। इसी तरह से हर एक इंसान जो कि हेल्दी नहीं होते, तो उनको अपने सेहत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम उनको केयर देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होते तो कम अज़ कम वो पुरसकून डेथ जो है उनको नसीब हो जाती है। ठीक है, नर्सिंग का एक रोल ये भी है कि अगर पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो कम अज़ कम उनकी जो डेथ है वो पुरसकून हो जाए। ठीक है, उनको ज़्यादा परेशानी जो है वो ना झेलनी पड़े, तो ये भी नर्सिस के रोल में एक रोल आता है। माइंड एंड बॉडी आर इंसेपरेबल एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, वही बात है कि माइंड और जिस्म और जहन जो है ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मजीद वर्जीनिया हेंडरसन ने पर्सन के हवाले से ये कहा था कि द पर्सन कंसीडर द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट। पर्सन के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन का ये परसेप्शन था, ये ख्याल था कि किसी भी शख्स पर जो है मंदरजैल चार चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है, बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज होती है, जिसमें जो पहला कंपोनेंट है हमारे साथ वो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल से मुराद ये है कि जितने भी हमारे साथ लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसान को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल से मुराद ये है कि उन अगर वो जहनी तौर पर जो है स्ट्रेस का शिकार है, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो ह्यूमन है वो क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी लोगों को क्या करती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर से मुराद ये है कि वो अपनी फैमिली में रहते हैं, वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है, तो उस सोसाइटी में अगर उसका जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो इसकी वजह से वो बंदा जो है जहनी तौर पर क्या होंगे, जहनी तौर पर वो डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। इसके अलावा वो अकेलेपन का शिकार होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस बंदे की जो सेहत है उस पर बुरी तरह से मुतासिर होगी, उसकी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर करेगी। इसके अलावा स्पिरिचुअल कंपोनेंट, स्पिरिचुअल कंपोनेंट से मुराद ये है कि आपको रूहानी सुकून अगर मुयसर ना हो, अगर रूहानी तौर पर अगर आप पुरसकून नहीं है, तो चाहे आपको जैसा भी माहौल मिले, ठीक है, आपको जैसी भी कंडीशन इन्वायरमेंट मिले, तो आप फिर उस इन्वायरमेंट में खुश नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान जो है वो स्पिरिचुअली तौर पर पुरसकून हो, स्पिरिचुअली तौर पर जो है उनके दिल को सुकून, उनके दिल को जो है वो राहत मिलती हो। ठीक है, तो तभी वो
वो सेहतमंद होंगे, तभी वो जो है उनकी सेहत जो है वो अच्छी होगी। द थ्योरी प्रेजेंट द पेशेंट एज सम ऑफ पार्ट्स विद बायोसाइकोसोशल नीड, ठीक है। इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने पेशेंट को जो है इन चारों कंपोनेंट के का सम करार दिया हुआ है कि अगर ये चारों कंपोनेंट जो है ये पॉजिटिव होंगे, मतलब इन चारों कंपोनेंट के हवाले से अगर पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो पेशेंट की जो हेल्थ है वो जल्दी से रिकवर होगी, ठीक है। वो जल्दी से क्या होगा, हील अप होंगे, वो जल्दी से जो है ठीक होंगे और अपनी एक पुरसकून ज़िंदगी जो है, हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। लेकिन अगर इन चारों कंपोनेंट में कोई एक भी कंपोनेंट जो है वो क्या हो, वो डिस्टर्ब हो, उससे जो है पेशेंट की जो नीड्स है वो पूरी ना हो रही हो, तो इससे ओवरऑल पेशेंट जो है क्या करेगा, सफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें पर्सन के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन ने कही थी। इन्वायरमेंट के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन का ये ख्याल था कि इन्वायरमेंट क्या है, although the need theory did not explicitly define the environment, Henderson stated that सर जी ये तो फोर्थ कंपोनेंट है, सेकंड पे तो हेल्थ आता है, तो पहले हेल्थ नहीं डिस्कस होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एनवायरनमेंट को रखा हुआ है, लेकिन जो असल ऑर्डर है वो वही है जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे साथ क्या होता है, पहले हमारे साथ पर्सन आता है, पर्सन। हाँ जी, फिर हमारे साथ दूसरे नंबर पर हेल्थ आता है, फिर पहले क्या होता है, पर्सन होता है, फिर दूसरे नंबर पर हमारे साथ हेल्थ, फिर हेल्थ है या नर्सिंग है, सॉरी दूसरे नंबर नर्सिंग पर, दूसरे नंबर पर, पहले सब है, फिर हेल्थ है, फिर नर्सिंग है, फिर एनवायरनमेंट है। हाँ जी, ये ऑर्डर आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है। So they did not explicitly define the environment. Henderson stated that maintaining a supportive environment conducive to health is one of her 14 activities for client assistance, ठीक है। अगर वर्जीनिया हेंडरसन की जो नर्सिंग नीड थीरी है इसको देखें, तो इस थीरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौल के हवाले से इतनी वजाहत नहीं दी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक टच दिया था इन्वायरमेंट के बारे में कि माहौल जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा माहौल होता है कि ये जो है पेशेंट के हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। सो अगर हम पेशेंट को हील अप करना चाहते हैं, उनको जो है रिकवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, जहाँ पर पेशेंट जो है अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करे। तो इससे उनकी जो हेल्थ है वो जल्दी क्या होगी, रिकवर करेगी। She believes that society wants and expect the nurse acting for individual who cannot function independently, ठीक है। इन्होंने वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात कही थी कि लोग जो है नर्सेस से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और ये चाहते हैं कि नर्सेस ऐसे तरीके से लोगों को क्या करे, डील करे, जो जिसमें वो पेशेंट जो है वो खुद से इस काबिल हो जाए कि वो फिर दूसरे लोगों की क्या हो, दूसरे लोगों के मोहताज ना हो, बल्कि वो क्या हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाए और इंडिपेंडेंटली वो अपने लाइफ को गुजारना शुरू कर दे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन की जो परसेप्शन थे वो ये थे जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। हेल्थ के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन क्या कहती थी? हेल्थ के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन ये कहती थी कि डिफाइन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज आउटलाइन इन द 14 कंपोनेंट। हेल्थ के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन का ये परसेप्शन था कि किसी भी शख्स को हम उस वक्त हेल्दी कह सकते हैं जब वो अपने रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ है उसको बग़ैर किसी असिस्टेंस के, बग़ैर किसी डिपेंडेंसी के वो खुद से कर सकते हो, तो ऐसे लोग हमारे साथ क्या कहलाएंगे, ऐसे लोग हमारे साथ हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। सो नर्सेज नीड टू स्ट्रेस प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड क्यूर ऑफ डिजीज़। इसलिए नर्सेज को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करे हेल्थ को प्रमोट करने के हवाले से, और इसी तरह से लोगों को बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए, और जो लोग बीमार हैं तो उनको दोबारा से ठीक करने में नर्स जो है अपनी ज़िम्मेदारी
वो अदा करें। गुड हेल्थ इज़ अ चैलेंज अफेक्टेड बाय एज, कल्चरल बैकग्राउंड्स, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ and emotional balance is the individual ability to meet these needs independently। इसी तरह से अच्छी सेहत मेंटेन रखना ये एक चैलेंज होती है, ठीक है। और ये चैलेंज जो है ये बहुत सारी चीज़ों पर जो है डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हेल्थ जो है मुतासर होती है, जिसमें एज आ जाता है, मतलब लोगों का जो उम्र है, लोगों का कल्चर बैकग्राउंड आ जाता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि सेहत के हवाले से बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, सेहत को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते कि और लोगों का ख्याल नहीं रखते। उनके यहाँ अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो वो अपने आप से टोट के देकर उनको देते हैं, लेकिन उनको जो है कभी भी हॉस्पिटल के लिए नहीं ले जाते, ठीक है, हॉस्पिटल में उनका चेकअप नहीं करते। तो लोगों के जो रस्म व रिवाज है ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है सेहत को मेंटेन रखने में। इसके अलावा फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है हेल्थ को। इसके अलावा इमोशनल बैलेंस क्या है? इमोशनल बैलेंस से मुराद ये है कि लोगों की वो सलाहियत जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो अपनी जो ज़रूरियात है वो बग़ैर किसी डिपेंडेंसी के क्या करते हो, पूरे करने के काबिल हो, तो इसको इमोशनल बैलेंस कहेंगे, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। नर्सिंग के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन क्या कहती थी, तो ये तो ऑलरेडी हमने थ्योरी में ही डिफाइन किया था कि टेम्पररी असिस्टिंग एन इंडिविजुअल हु लेक द नेसेसरी स्ट्रेंथ, वेल एंड नॉलेज टू सेटिस्फाई वन और मोर ऑफ 14 बेसिक नीड, ठीक है, कि आप वक्ती तौर के लिए अपने पेशेंट को क्या करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं, और उनकी जो ज़रूरियात है जो कि वो ख़ुद से पूरे नहीं कर पाते, तो उनकी ज़रूरियात पूरी करने में आप उनकी मदद करते हैं, तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इसको नर्सिंग कहते हैं। असिस्ट एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल इन लाइफ एक्टिविटीज़ एंड द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि नर्सिस क्या करेंगे, नर्सिस नर्सिंग में अपने जो पेशेंट है उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और उस वक्त तक उनको सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो पेशेंट खुद इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद से अपनी ज़रूरियात पूरी करना शुरू करे। नर्स सर्व्स टू मेक पेशेंट कंप्लीट, होल और इंडिपेंडेंट, ठीक है। नर्सिस ने अपने आप को ऐसे सर्व करना है जिसमें पेशेंट जो है वो फिर अपने आप में इतने काबिल हो जाए कि वो खुद से जो है वो अपने काम करने लग जाए, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपने आप को कंप्लीट शो करे, अपने आप को कंप्लीट फील करे। तो इस तरह से नर्सिस ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए अपने आप को सर्व करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद आगे कहते हैं कि नर्सिस शुड हैव नॉलेज टू प्रैक्टिस इंडिविजुअलाइज्ड एंड ह्यूमन केयर, शुड बी अ साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। नर्सिस के पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि उसी नॉलेज के बेस पर जो है नर्सिस क्या करे, प्रैक्टिस करे, पेशेंट को केयर दे, और जितने भी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को जो है साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने की सलाहियत नर्सिस में होनी चाहिए। In the nature of nursing, nurse role is to get inside the patient's skin and supplement his strength, well और knowledge according to his need, ठीक है। अगर हम नर्सिंग की बात करें, ठीक है, तो नर्सिंग में जो नर्सिस का रोल होता है वो ये होता है कि नर्सिस ने अपने आप को इतना काबिल बनाना होता है कि उन्होंने अपने पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके, उसके जो नीड्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए उनके नीड्स को क्या करना होता है, पूरा करना होता है, और उनके नीड्स के मुताबिक उनको केयर देनी होती है। तो ये नर्सिंग में नर्सिस की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा जी, Henderson 14 component is applied to Maslow hierarchy of need। अगर आपको याद हो तो कल हमने जो वर्जीनिया हेंडरसन, सॉरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पहले हमने जो
इब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 5 लेवल बताए थे, जिसमें एक हमारे साथ फिजियोलॉजिकल लेवल है, दूसरा हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरा हमारे साथ सेल्फ एंड बिलोंगिंग, चौथा हमारे साथ सेल्फ इस्टीम है, और पांचवा हमारे साथ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये 5 लेवल है हमारे साथ मैस्लो इब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड के, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो उसी नीड्स को कंपेयर करेंगे अब हम हेंडरसन के 14 कंपोनेंट्स के साथ। तो पहला हमारे साथ जो फिजियोलॉजिकल नीड है, तो फिजियोलॉजिकल नीड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकल नीड से मुराद ये है कि रोटी कपड़ा मकान, आपके पास रहने के लिए जगह हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हो, और आपके पास ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना हो, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप एंड रेस्ट आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास एक अच्छी जगह मौजूद हो, पुरसकून, जहाँ पर आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो ना मिले, ठीक है। तो तभी आप स्लीप कर सकते हो। सेफ्टी, सॉरी ये क्या है, सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथ, ठीक है। वही बात है कि आपके पास कपड़े होने चाहिए। डिज़ायर क्या है, ड्रेस एंड अनड्रेस, क्या है फिर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, विद द नॉर्मल रेंज, मतलब वही बातें है। तो पहले जो 9 कंपोनेंट हमारे साथ आते हैं वर्जीनिया हेंडरसन के जो 14 कंपोनेंट है, उसमें जो पहले 9 कंपोनेंट है वो इब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की नीड है उसके फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, उस पर पूरा उतरता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा लेवल था इब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड का, उसको हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड कहते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड में आपका ये आता है, अवॉइड डेंजर इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर, ठीक है, कि आपने अपने आप को भी नुकसान देने से, नुकसान पहुंचने से बचाना है, और दूसरे लोगों को भी पेशेंट के हाथों से बचाना है। तो ये आपके सेफ्टी नीड में आता है। इसके अलावा लव एंड बिलोंगिंग में क्या आता है, communicate with others in expressing emotion, needs, fear or opinion and worship अकॉर्डिंग टू वन फेथ, कि आप लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो जज्बात एहसासात है उसको शेयर करें। इसके अलावा आप जो है अपने मज़हब के मुताबिक जो है क्या करते हो, इबादत करते हो, ठीक है। तो ये आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती है। इसके अलावा जो सेल्फ़ इस्टीम है, तो इसमें आपके पास क्या क्या आता है, इसमें वर्क एट समथिंग प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आप किसी चीज़ पर ऐसा काम करें जिससे आपको बज़ाहिर खुद महसूस हो कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अचीव किया है। इसके अलावा प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, आप जो है लोगों के साथ पार्टिसिपेट करें, मुख्तलिफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखें। इसके अलावा लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरोसिटी, अपनी जो तजस्सुस है, ठीक है, उसको क्या करें, उसको ख़त्म करें, चीज़ों को डिस्कवर करते हुए। तो ये सारे कंपोनेंट जो है इब्राहम मैस्लो के जो 5 लेवल ऑफ नीड है उसमें आते हैं, उसमें उसके साथ क्या है, कंपेरेबल है, रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड वर्जीनिया हेंडरसन और जो मैस्लो हायरार्की है, तो ये तो सिंपल, यहाँ पर आपको मज़ीद सिंपल हो गया है कि इब्राहम मैस्लो जो हायरार्की नीड है उसमें जो पहला लेवल है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, जबकि वर्जीनिया हेंडरसन के 14 कंपोनेंट में जो फिजियोलॉजिकल नीड है तो उसमें आपके पास ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक, एलिमिनेट, मूव एंड मेंटेन, स्लीप एंड रेस्ट, सेलेक्ट सूटेबल क्लोथिंग, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कीप बॉडी क्लीन, ठीक है। ये आपके पास 8 कंपोनेंट आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड में, ठीक है। सो इब्राहम मैस्लो के फिजियोलॉजिकल नीड और वर्जीनिया हेंडरसन के 14 कंपोनेंट्स में जो पहले 8 कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कंपेरेबल है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें
तो मेस्लो हायरार्की में सेफ्टी नीड में आपके पास वर्जीनिया हेंडरसन के दो कंपोनेंट आते हैं, एक अवॉइड इन्वायरमेंटल डेंजर्स एंड अवॉइड इंजरीज, अदर मतलब एक कंपोनेंट आता है। बिलोंगिंग एंड लव नीड में दो आते हैं, कम्युनिकेट्स विद अदर एंड वर्शिप अकॉर्डिंग टू फेथ। स्टीम नीड्स में वर्क एट समथिंग टू प्रोवाइड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरीज एंड लर्न और डिस्कवर सेटिस्फाई, ठीक है, क्यूरियोसिटी। तो ये आपके साथ स्टीम नीड में आते हैं, जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में एक भी कंपोनेंट नहीं आता वर्जीनिया हेंडरसन के 14 कंपोनेंट्स में से। तो इस तरह से आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। इससे खैर एमसीक्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन फिर भी इससे एमसीक्यूज़ अगर आएंगे तो सिर्फ इस तरह से आएंगे कि फिजियोलॉजिकल नीड में कितने कंपोनेंट है, या फिजियोलॉजिकल नीड में कौन कौन सी कंपोनेंट आते हैं, साइकोलॉजिकल नीड में कौन से आते हैं, स्पिरिचुअल या मोरल में कौन से आते हैं, या जो लास्ट वाला हमारे साथ जो है उसमें कौन से आते हैं सोशियोलॉजिकल में। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको एग्जाम में आ सकते हैं। स्ट्रेंथ, इस थ्योरी के अगर स्ट्रेंथ के हवाले से हम बात करें तो इस थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है? Henderson used the concept of fundamental human needs which give the theory dynamic coverage regarding patient needs, ठीक है। इस थ्योरी की जो पहली स्ट्रेंथ थी, मतलब जो पहली खूबी थी, वो ये थी कि इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने ह्यूमन के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंसानों के जो बुनियादी ज़रूरियात है उस पर बात की थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, ठीक है। दूसरी जो इसकी कामयाबी का रास्ता वो ये था कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस पेशेंट नीड्स एंड एलेबरेट नर्सिस रोल। इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने पेशेंट के जो ज़रूरियात है उसको भी हाईलाइट किया था, और इसके साथ साथ नर्सिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली थी। तो ये इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है, कामयाबी की ज़मानत है। तीसरी जो इसकी बात है वो ये है कि दिस थ्योरी इज़ वेल सूटेड एंड अडॉप्टेबल फॉर नर्सिंग केयर एंड प्रैक्टिस इन वेरियस क्लिनिकल सेटिंग। ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को आप किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं। तो ये वो बुनियादी पॉइंट है जिसकी वजह से वर्जीनिया हेंडरसन की जो थ्योरी है इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला था, बहुत ज़्यादा इसको शोहरत मिली थी, ठीक है। सर इसके फर्स्ट पॉइंट दोबारा बताइएगा। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट। जी सर। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हेंडरसन use the concept of fundamental human needs which give the theory a dynamic coverage regarding patient needs। वर्जीनिया हेंडरसन की जो थ्योरी मशहूर हुई थी, तो इसकी बेसिक वजह, पहली वजह ये थी कि इस थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन ने जो पेशेंट की बुनियादी ज़रूरियात है उसके बारे में बात की थी, ठीक है। उसके हवाले से उन्होंने उस पर रोशनी डाली थी, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को एक कवरेज मिला। कवरेज से मुराद इनकी थ्योरी एकदम से क्या हुई, फेमस होने लगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट की ज़रूरियात के हवाले से बात की गई थी कि पेशेंट की जो ज़रूरियात है इसको हमने क्या करना है, प्रियोरिटाइज रखना है, इसको हमने प्रियोरिटी देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। तो पहली पॉइंट में ये बात हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। इसी तरह से मज़ीद कहते हैं कि एप्लीकेबल टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, किसी भी उम्र के पेशेंट पर हम इस थ्योरी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी यूटिलाइज बाय प्रैक्टिशनर टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। प्रैक्टिशनर नर्सिस जो है इसके ज़रिए अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। इट इज़ डिज़ाइन सक्सेसफुली रेप द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी में इन्होंने जो पॉइंट बताए थे 14 कंपोनेंट, तो वो 14 कंपोनेंट इस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, जो कि नर्सिंग प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और नर्सिंग प्रोसेस को क्या करती है, उससे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हेंडरसन नीड थ्योरी इज़ रिलेवेंट टू मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड। हेंडरसन नीड थ्योरी जो है ये मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स से रिलेटेड है, उसकी तरह से सिमिलर है, मतलब कुछ कुछ बातें जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलरिटी है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी को फेम मिला था, इसको जो है फेम मिला था, और लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे।
इसी तरह से इसके जो वीक पॉइंट है वो ये है कि लेक ऑफ कंसेप्चुअल लिंकेज बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड अदर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स। इस थ्योरी में लोगों के जो फिजियोलॉजिकल और जो दूसरे ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स है तो इसके दरमियान जो लिंकेज है, जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बारे में किसी किस्म की वजाहत जो है वो नहीं की गई थी। इफ़ द एजम्पशन इज़ मेड दैट 14 कंपोनेंट प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट इज़ अनक्लियर। इसी तरह से इसमें जो 14 कंपोनेंट्स बताए गए थे जिसमें इन्होंने 14 कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, उसको प्रायोरिटाइज़ किया था, तो बाकी जो कंपोनेंट है वो जो है उसकी वजाहत नहीं की गई है, वो जो है अनक्लियर उन्होंने जो है छोड़ा था, तो इस वजह से भी इस पर क्रिटिसिज्म हुई थी। इसके अलावा असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन द डाइंग प्रोसेस शी कंटेंट दैट द नर्स हेल्प बट देयर इज लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द नर्स डज। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने ये बात भी की थी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, वो मरने वाला है, तो मरने वाले पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो एक पीसफुल डेथ जो है उनको मिले, तो इसके हवाले से इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। पीसफुल डेथ इज़ क्यूरियस एंड सिग्निफिकेंट नर्सिंग रोल। इसके अलावा जो पीसफुल डेथ है ये एक क्यूरियस है, ये एक ऐसी बात है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा तजब्दुब का शिकार करती है, और पीसफुल डेथ देना नर्सिस के लिए ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक ज़िम्मेदारी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी